प्यारे छात्र छात्राओं, मॉडर्न स्टडी सेंटर के हिंदी विभाग में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पाठ्य को एक नए ढंग से, नए अंदाज में, नए रूप में अध्ययन अध्यापन का काम करेंगे। यानी आज हम लोगों के व्याख्यान का रूप स्वरूप बिल्कुल समग्रता में परीक्षा के पैटर्न पर आधारित है, वस्तुनिष्ठ। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न का जो रूप है वही। इससे पहले आप लोगों को एक व्याख्यान में बता दिया गया है, उसी व्याख्यान की या दूसरी उसी व्याख्यान से जोड़कर आप इसको देखेंगे, तब आपको समझ में ज़्यादा बात आएगी। तो हम वस्तुनिष्ठ महत्वपूर्ण बिंदु के व्याख्यान के दूसरे भाग को आरंभ करते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, उषा का जादू कब टूटता है, कब उषा का जादू टूटता है। उषा कविता के विषय में आपने पढ़ लिया है कि शमशेर बहादुर की बड़ी महत्वपूर्ण रचना है। इसका कुछ अंश पहले खंड में भी आपने देखा है, तो इसका उत्तर आप देख लीजिए सूर्योदय होने पर। अब हम मुक्तिबोध की बात करते हैं। मुक्तिबोध का जन्म कब? 13 नवंबर 1917। कहाँ पर हुआ? श्योपुर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ। मुक्तिबोध के माता पिता पार्वती बाई और माधवराज। मुक्तिबोध का निधन 11 सितंबर 1964 ईस्वी को। मुक्तिबोध ने किस पत्रिका का संपादन किया? नया खून नामक पत्रिका का संपादन किया। आपने पढ़ा है कि जन जन का चेहरा एक, कविता के कवि का नाम मुक्तिबोध है। तो आप देख ले, जन जन का चेहरा कैसा है? तो एक है, चाहे वह दुनिया के किसी भी क्षेत्र का व्यक्ति हो, सबकी समस्याएं एक है, इसीलिए चेहरा एक है। ज्वाला कहाँ से उठती है? अंतर की उष्मा से, गरीबों के अंतर की उष्मा से ज्वाला उठती है। आम नागरिकों के अंतर से ज्वाला उठती है। हिंदुस्तान कहाँ है? सभी ओर है। जैसा गुण स्वभाव हिंदुस्तान का है, लगभग उसी तरह का गुण स्वभाव दुनिया के अन्य देशों के गरीबों के साथ है। तो हिंदुस्तान कहाँ है? तो सभी ओर है। कन्हैया ने गाय कहाँ चराई? सभी ओर। रघुवीर सहाय का जन्म स्थान लखनऊ, उत्तर प्रदेश। हर चरना अधिनायक का गुण क्यों गाता है? डर के कारण। वह श्रद्धा के कारण अधिनायक का गुणगान नहीं करता है, बल्कि डर के कारण, क्योंकि अधिनायक महाबली है, उसके पास सब कुछ है। उसका गुणगान नहीं करेगा तो उसका जीना मुश्किल कर देगा, इसीलिए वह उसका गुणगान करता है। अधिनायक कविता किस काव्य ग्रंथ से उद्धृत है? आत्महत्या के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण रचना है, उसी से यह उद्धृत। प्यारे नन्हे बेटे को कवि कहाँ बैठाता है? आपने पढ़ा है, विनोद कुमार शुक्ल की रचना है प्यारे नन्हे बेटे को। और उसमें कवि अपने बेटे को कहाँ बैठाता है? कंधे पर। कंधा पर बैठने के बाद बेटा किससे बड़ा हो गया? तो दादा से। उसी कविता में प्यारे नन्हे बेटे को कविता में ही लोहा की बात की गई है। हर मेहनत कश आदमी क्या है? तो लोहा है। कवि कहाँ का रहने वाला है? उसी में एक महत्वपूर्ण जगह की चर्चा की गई है, अर्थात प्यारे नन्हे बेटे को कविता में ही भिलाई बाराडीला की चर्चा की गई है। वहाँ का रहने वाला कवि है और वहाँ पर बहुत बड़ा इस्पात उद्योग है, तो उसकी चर्चा की गई है। कवि कहाँ का रहने वाला है? भिलाई, छत्तीसगढ़। टिकुली कैसे साटती थी पुराने समय में? गांव का घर आपने कविता पढ़ी होगी, तो उसी में चर्चा है। पुराने समय में गांव की औरतें टिकुली कैसे साटती थी? तो सहजन के गोंद को अपने घर के चौखट में रखती थी और उसी में साट कर माथे पर साट लेती थी। तो सहजन के गोंद से बुजुर्ग कैसे घर के भीतर आ
आते थे, उसी पाठ में, गांव का घर पाठ में ही आया है। खांसते हुए, खराव पर फटफट करते हुए दो ढंग से आते, घर के भीतर प्रवेश करते। बुजुर्ग घर की औरतों को कैसे सचेत करते थे? खराव खटखटाकर। दुग्ध का हिसाब ग्वाल दादा कैसे करते थे? दुग्ध का हिसाब कैसे किया जाता था? दुग्ध तिलक, दीवार पर भी गेरू रंग की जो दीवार थी उस पर हर दिन दूध से चिन्ह लगा देते थे, उसी चिन्ह को गिनकर दूध का हिसाब किया जाता था। उत्तर आप देख रहे हैं, दूध तिलक गिनकर। बिटौआ को दहेज में क्या मिला? बिटौआ को दहेज में टीवी मिला है। लोक गीतों के गांव में क्या भटकता है? लोक गीतों के गांव में शोक गीत भटकता है। ये सब गांव का घर कविता से ही है, जिसके कवि का नाम ज्ञानेन्द्रपति। बुलौआ का क्या अर्थ होता है? बुलौआ का अर्थ सर्कस का प्रकाश होता है। होरी चैती बिरहा आल्हा गूंगे क्यों हो गए हैं? ऑर्केस्ट्रा के सुर से। जूठन कहानी में हेडमास्टर का नाम क्या है? तो कलीराम। जूठन कहानी में हेडमास्टर साहब लेखक से कौन काम करवाते थे? तो सफाई का काम करवाते थे। लेखक को किस पेड़ की टहनियों का झाड़ू बनाने को कहा गया? तो शीशम के पेड़ की टहनियों से को लाने के लिए कहा गया और उसी से झाड़ू बनाकर साफ करने के लिए कहा। लेखक तीसरे दिन कक्षा में पहुंचकर क्या किया? चुपचाप कक्षा में बैठ गया। चुपचाप बैठ गया। चाचा ने जहां मवेशी की खाल उतारी थी वहां से लेखक के घर की दूरी कितनी थी? 2 मील। या जूठन पाठ में ही आया है। लेखक के चाचा और लेखक ने मवेशी की खाल उतारी थी और वह दूरी 2 मील। जूठन कहानी में सुखदेव सिंह कौन है? गांव का जमींदार और उसी का बेटा सुरेंद्र सिंह, जो मुंबई में लेखक के यहाँ जाकर रात में विश्राम करता है, भोजन करता है। सुरेंद्र कौन है? सुखदेव सिंह का बेटा। मलियज का निधन आप जानते होंगे। हंसते हुए मेरा अकेलापन पाठ के लेखक का नाम मलियज। तो मलियज का पूरा नाम है भरत जी श्रीवास्तव। तो आप उन्हीं के विषय में देख रहे हैं। मलियज का निधन 26 अप्रैल 1982 ईस्वी। मलियज का जन्म स्थान महुई आजमगढ़। मलियज का मूल नाम भरत जी श्रीवास्तव, अभी तुरंत बताया गया है। मलियज के माता पिता प्रभावती और त्रिलोकीनाथ वर्मा। मलियज की रचनाएं जख्म पर धूल, अपने होने को अप्रकाशित करता हुआ, कविता से साक्षात्कार, संवाद और एकालाप, रामचंद्र शुक्ल, हंसते हुए अकेलापन। तो इस तरह आपने इन सारी रचनाओं को देख लिया। मलियज के द्वारा संपादित पत्रिका लहर, लहर पत्रिका सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के साथ मिलकर इन्होंने निकालना शुरू किया था। मलियज ने 14 जुलाई 1956 को कहाँ डायरी लिखी थी? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं रानीखेत। मलियज ने पहली डायरी कब और कहां से लिखी? 14 जुलाई 1956। कहां से? रानीखेत से। मलियज ने दूसरी डायरी कब लिखी? 18 जून 1957। मलियज ने तीसरी डायरी में कब और कहां लिखी? 4 जुलाई 1962 कौसानी से। मलियज ने चौथी डायरी कब और कहां लिखी? 5 जुलाई 1962 कौसानी। मलियज को चौथी डायरी में कहां और किसने आकर्षित किया? सूचना केंद्र में एक अधेड़ व्यक्ति ने इन्हें आकर्षित किया। मलियज की 5वीं डायरी कब और कहां लिखी गई? 8 जुलाई 1962 ईस्वी कौसानी। मलियज की 6ठी डायरी कब और कहां लिखी गई? 30 अगस्त 1976 दिल्ली। मलियज की 7वीं डायरी कब लिखी गई? 10 मई 1978 ईस्वी। मलियज की 8वीं डायरी कब लिखी गई? 11 जून 1978 ईस्वी। मलियज की 9वीं डायरी कब लिखी गई? 20 जून 1978 ईस्वी। मलियज की 10वीं डायरी कब लिखी गई? 9 दिसंबर 1978 ईस्वी। मलियज की 11वीं डायरी कब लिखी गई? 20 जुलाई 1980।
मलयज की 12वीं डायरी कब लिखी गई? 3 मार्च 1981। इस तरह आपने मलयज के विषय में जान लिया। अब हम अगला पाठ शुरू कर रहे हैं। तिरिछ पाठ है, जिस पाठ के लेखक का नाम उदय प्रकाश है, जिनके द्वारा संपादित अंग्रेजी पत्रिका का नाम है एमिनेंस। उदय प्रकाश के द्वारा संपादित रचना है, पत्रिका है, वह पत्रिका अंग्रेजी की है। कौन है? एमिनेंस। तिरिछ कहानी में लेखक के पिता कितने साल के थे? तो 55 साल का उल्लेख किया गया है। दशहरे के दिन किस पंछी को देखना चाहिए? नीलकंठ। तिरिछ कहानी के लेखक को पिताजी ने शहर के किस डॉक्टर के पास भेजा था? पंत जी के पास भेजा था। शहर के डॉक्टर ने तिरिछ कहानी के लेखक को क्या पिलाया और क्या दिया? शरबत पिलाया और 300 रुपया दिया। लेखक के पिता को तिरिछ काटने पर जहर उतारने के लिए कौन आया? चटुआ नाई एक पात्र का नाम है, झाड़ फूक के जहर उतारने का काम किया। तिरिछ में कितना जहर होता है? काले नाग से भी 100 गुना ज्यादा। तिरिछ से बचने के लिए कैसे कैसे भागना चाहिए? टेढ़े मेढ़े होकर भागना चाहिए, कभी कभी उछल कर भी टप जाना चाहिए। तिरिछ से बचने के लिए कैसे नहीं भागना चाहिए? सीधे। तिरिछ काटने के बाद पेशाब कर लौट जाने के बाद क्या होता है? काटा हुआ आदमी मर जाता है। जिस आदमी को तिरिछ काट लेता है वह मर जाता है। और ये जान लीजिए कि तिरिछ क्या होता है? एक बहुत ही जहरीला जीव होता है, उड़ने वाला, उड़ने के तरह का होता है। यह प्रतीक है नगरीय संस्कृति का। तिरिछ कहानी के लेखक की आदत क्या थी? सपने में बोलने और चीखने की। तिरिछ कहानी में लेखक के पिता को शहर किस लिए जाना था? अदालत में पेशी के लिए। लेखक के पिता शहर किस सवारी से पहुंचे? ट्रैक्टर से पहुंचे। किस सवारी से पहुंचे? तो ट्रैक्टर से। तिरिछ कहानी के लेखक के गांव से शहर के लिए बस चलने वाली सड़क की दूरी कितनी थी? 2 किलोमीटर। तिरिछ काटने पर जान बचाने के लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए? तिरिछ के पेशाब में लौटने से पहले नदी या तालाब में डुबकी लगा लेना चाहिए। तिरिछ काटने के बाद लेखक के पिता ने क्या किया? तिरिछ को मार दिया। तिरिछ कहानी के लेखक के पिता शहर किस तिथि को गए थे? 17 मई 1972 ईस्वी, दिन बुधवार। तिरिछ कहानी के लेखक के पिताजी के वकील कौन थे? SN अग्रवाल। तो इस तरह आपने इस पाठ को पूरा कर लिया। अब हम प्रतिपूर्ति में जो 3 कहानियां हैं उसके विषय में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। रस्सी का टुकड़ा कहानी के लेखक का नाम गाइडी मोपासा। मोपासा का जीवन काल 1850 से लेकर 1893। कलर की मौत कहानी के लेखक का नाम अंतोन चेखव। चेखव का जीवन काल 1860 से लेकर 1904 ईस्वी। पेशगी कहानी के लेखक का नाम हेनरी लोपेज। लोपेज का जन्म 1937 में हुआ। पाठ और लेखक का नाम याद रखें। अब आपको समग्र रूप में किताब में जितने सारे पाठ हैं और उन पाठों के जो रचनाकार हैं, उन रचनाकारों को एक साथ आपको दिखाया जा रहा है। अब देख लीजिए, गद्य में पहला पाठ है बातचीत, जिसके लेखक का नाम बालकृष्ण भट्ट। उसने कहा था, जिसके लेखक का नाम चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ये एकदम जरूरी है, इसको एकदम कंठस्थ याद कर लीजिए, निश्चित रूप से परीक्षा में पूछा ही जाता है ऑब्जेक्टिव में। संपूर्ण क्रांति पाठ के लेखक का नाम जयप्रकाश नारायण। अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक का नाम रामधारी सिंह दिनकर। रोज कहानी के लेखक का नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। एक लेख और एक पत्र
पाठ के लेखक का नाम भगत सिंह, उस सदानीरा पाठ के लेखक का नाम जगदीश चंद्र माथुर, एकांकी है सिपाही की माँ, उसके लेखक का नाम मोहन राकेश, प्रगति और समाज पाठ के लेखक का नाम नामवर सिंह, जूठन पाठ के लेखक का नाम ओम प्रकाश वाल्मीकि, हंसते हुए मेरा अकेलापन पाठ के लेखक का नाम मलियाज, तिरिच पाठ के लेखक का नाम उदय प्रकाश और शिक्षा पाठ के लेखक का नाम जे कृष्णमूर्ति। अब इसके बाद देख लीजिए रस्सी का टुकड़ा, गाइडी मुपासा, और उसके विषय में आप यहाँ पर जानकारी देख रहे हैं। मुपासा फ्रांस के थे, उन्होंने 300 कहानियाँ लिखी, 6 उपन्यासों को लिखा, 3 यात्रा वृत्तांत और 1 कविता की किताब लिखी। रस्सी के टुकड़ा में गोदरबिल एक जगह का नाम है, होसे कम और मलांदे उसका पात्र है। मलांदे घोड़े की काठी का काम बनाने का काम करता था। और पेशगी कहानी के लेखक का नाम अभी बताया गया है हेनरी लोपेज, जो अफ्रीका के थे, वे कांगो के शिक्षा मंत्री भी रहे। फ्रैंकवा और कार्मेन इस कहानी के पात्र हैं और बाद में चलकर वे यूनेस्को के निर्देशक भी बने, हेनरी लोपेज। और उस पाठ में फ्रैंकवा और कार्मेन पात्र का नाम है। कलर की मौत के लेखक का नाम अंतोन चेखव और वे रूसी लेखक हैं। अब कविता वाले भाग को हम शुरू करते हैं। कविता में पहला पाठ है करवक, जिसके कवि का नाम मलिक मोहम्मद जायसी। दूसरा पाठ यहाँ पर आप देखें, दूसरा पाठ होगा, कट गया है। दूसरे पाठ का नाम है पद, जिस पद का नाम सूरदास। तीसरे पाठ का नाम भी पद है, जिसके कवि का नाम तुलसीदास। इसके बाद छप्पे पाठ नाभादास का छप्पे है। इसके बाद कवित्त है, भूषण की रचना है। और तब भूषण की रचना के बाद तुमुल कोलाहल कलह में जयशंकर प्रसाद। पुत्र वियोग कविता के कवि का नाम सुभद्रा कुमारी चौहान। उषा कविता के कवि का नाम शमशेर बहादुर सिंह। जन जन का चेहरा एक कविता के कवि का नाम गजानन माधव मुक्तिबोध। अधिनायक कविता के कवि का नाम रघुवीर सहाय। प्यारे नन्हे बेटे को कविता के कवि का नाम विनोद कुमार शुक्ल। और हार्दित जो गद्य काव्य है, उसके कवि का नाम अशोक वाजपेयी। और तब फिर गांव का घर कविता के कवि का नाम ज्ञानेंद्र पति। अब यहाँ पर देख लीजिए, एक चीज छूट गया जो आपको पहले बता दिया गया है। छप्पे कविता के कवि का नाम नाभादास, पहले बता दिए हैं। कवित्त कविता के कवि का नाम भूषण। पद सूरदास और एक और है तुलसीदास। पद नाम से दोनों पाठ आया है, तुलसीदास का भी और सूरदास का भी। तो इस तरह आपने इस पूरे पाठ को देख लिया है। इसके बाद आप थोड़ा सा इस पर भी ध्यान दीजिए। मलिक मोहम्मद जायसी कवि का नाम, उनकी रचना का नाम पद्मावत, उनकी भाषा का नाम अवधी भाषा और काल का नाम प्रेमाश्रयी निर्गुण भक्ति काल। अब इसके बाद देखिए सूरदास। सूरदास की रचना का नाम सूरसागर, भाषा का नाम ब्रजभाषा, कृष्ण भक्ति, सगुन भक्ति काल। तुलसीदास को देख लीजिए, रामचरितमानस और उसकी भाषा है अवधि और इनका काल राम भक्ति सगुन भक्ति काल है। और फिर उसी में विनय पत्रिका भी है। विनय पत्रिका भी इन्हीं की रचना है, जिसकी भाषा ब्रजभाषा है और उसमें भी राम भक्ति का ही चित्रण किया गया, भक्ति काल के ही हैं। तो आपने जान लिया कि तुलसीदास ब्रजभाषा के भी कवि हुए और अवधी भाषा के भी कवि हुए। नाभादास की सबसे महत्वपूर्ण रचना का नाम है भक्तमाल, जिसकी भाषा का नाम ब्रजभाषा और वे भक्ति काल राम भक्ति काल के हैं। भूषण की रचना का नाम छत्रसाल और फिर और भी रचना है, लेकिन छत्रसाल दशक इनकी रचना महत्वपूर्ण रचना है।
और ब्रजभाषा है, इनका काल है रीति काल। रीति काल में रीतिबद्ध काल, इन्होंने मुख्य रूप से छत्रसाल और शिवाजी का वर्णन किया है। जयशंकर प्रसाद की महत्वपूर्ण रचना कामायनी और उसकी भाषा का नाम खड़ी बोली और उनका काल है छायावाद काल। इस तरह हमने इस पाठ को पूरा कर लिया। अब अलग अंदाज में, अलग तेवर के साथ, एक मौलिक रूप में, अलग ढंग से सीखने का प्रयास किया। तो यह हमारा पाठ पूरा हुआ। अब हम अगले पाठ में मिलेंगे। तब तक के लिए अलविदा। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।